तो बेटा जो गामा रेज है, एक्स रेज है, यूवी रेज है, तो इन्हां दियां यूजेस बारे अगर असीं गल करते हैं तो गामा रेज बेसिकली यूज कीतियां जांदियां कैंसर ट्रीटमेंट दे विच, न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दी स्टडी दे विच गामा रेज नूं यूज किया जाता है ना। तो एक्स रेज के बारे थानू पता होना चाहिए कि अगर आप इन्हां दियां यूजेस की गल करिए तो अगर आप मैडिकल फील्ड की गल करिए तो फ्रैक्चर डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं एक्स रेज। जे इंडस्ट्री की गल करिए तो उत्थे जो क्रैक्स है मटीरियल्स दे विच उन्होंने डिटेक्ट करने लिए इन्होंने यूज किया जाता। जे आप क्रिस्टैलोग्राफी, तुहानू पता ना कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होंदियां, एक अमॉर्फस मटीरियल्स होंदे, एक क्रिस्टलाइन। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स की स्टडी लई भी एक्सरेज यूज कीतियां जांदियां। तो एक्सरेज दियां भी डिफरेंट यूजेस है ना, तुसीं याद करनियां। तो जदों आप अल्ट्रावायलेट रेज की गल करते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज जिहड़ियां वा पुत ये जिस तरह फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स है ना, जाली नोट है, उन्होंने डिटेक्ट करने हेल्प कर दियां। तो हाँ, स्टरलाइजेशन के लिए यूज की जांदियां वा। ते एटॉमिक स्ट्रक्चर की स्टडी च इन्हां दा रोल है। तो लाइट के बारे आप कि जो आप किसी को देख रहे हैं लाइट करके ही पॉसिबल है ह्यूमन बीइंग। तो एटम की इंटरनल स्ट्रक्चर च भी लाइट यूज की जा रही है स्टडी वास्ते। और इसी तरह बेटा जी इंफ्रारेड रेज है, तो ये नाइट विजन कैमराज के लिए यूज की जांदियां है ना। हाँ, तो क्योंकि हर बॉडी जिसका टेम्परेचर अब 0 केल्विन है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट कर रही है। तो एटॉमिक इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए भी यूज की जा रही हैं। जिहड़ियां माइक्रोवेव्स है ये बेसिकली एक तो आप माइक्रोवेव ओवन च यूज करते हैं इन्हों है ना, हीटिंग परपज लई। और दूसरा माइक्रोवेव जिहड़ियां वा कम्युनिकेशन च यूज होंदियां, रेडियो वेव्स भी कम्युनिकेशन च यूज होंदियां। तो इन्हां दियां डिफरेंट यूजेस है जो कि तुसीं रीड कर लैणियां ना, बुक चो भी कर सकते हैं, नोट चो भी कर सकते। हुण पुत्तर जदों असीं गल करते हैं कि जिहड़ियां तुहाडीआं EM वेव्स है, इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव्स है, ये पैदा एक्चुअली किदां होंदियां, क्योंकि तुहानू देखो दस्सिया सी कि EM वेव्स बनियां काहदियां होईयां वा, ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड दियां है ना, ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड दियां। हुण बेटा ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड जो है ना वो टाइम ते पोजीशन के नाल चेंज होंदे हैं, मतलब अलग अलग टाइम ते और पोजीशन ते उन्हां दीयां वैल्यूज डिफरेंट है। हुण जदों असीं गल करते हैं चार्ज की, हुण गल नूं सुनियो, जिहड़ा चार्ज है ना, तो जदों तुहाडा चार्ज एक्सेलरेट कर रहा, एक्सेलरेटिंग चार्ज, मतलब चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है। एक्सेलरेटिंग चार्ज मतलब वो चार्ज जिसकी वेलोसिटी बदल रही है ना, चेंज हो रही है। तो दैट चार्ज इज द सोर्स ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब कोई भी इलैक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चार्ज की एक्सेलरेटिंग चार्ज तो पैदा होंगी। जदों चार्ज एक्सेलरेट होंदा तो उहदे करके EM वेव्स पैदा होंदियां, मतलब हर EM वेव का ओरिजिन जिहड़ा वा वो एक्सेलरेटिंग चार्ज है, ये नोट कर लेना ना। तो क्योंकि जदों चार्ज रेस्ट पे है वो इलैक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पैदा करता है। जदों चार्ज बेटा कांस्टेंट वेलोसिटी नाल मूव कर रहा तो उदों इलैक्ट्रिक मैग्नैटिक फील्ड दोनों ही पैदा करता है, पर वो दोनों इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड स्टैटिक है। बट एक्सेलरेटिंग चार्ज जो इलैक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो एक्सेलरेटिंग चार्ज जो इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता वो ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड होंदे हैं। इस करके याद रखना एन एक्सेलरेटिंग चार्ज इज द सोर्स ऑफ
EM वेव है ना, ये लाइन अंडरलाइन कर लेनी, एक्सेलरेटिंग चार्ज ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਐਕਸਲਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ EM waves ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ waves ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਗਾਮਾ ਰੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ origin ਕੀ ਹੈ? ਜਨਰਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ कि कोई भी चार्ज जो एक्सेलरेट हो रहा है, एन एक्सेलरेटेड चार्ज इज द सोर्स ऑफ EM waves, है ना। बट हुण अगर गामा रेज का ओरिजिन देखिए पर्टिकुलरली फिर एक्स रेज का, तो तुसी की नोट करोगे बेटा, देखो कि थानू समझ होनी चाहिए है कि जिस तरह ना किसी भी एटम के अंदर असी कहते हैं कि एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट ऑर्बिट्स है जिन्हां दे विच इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, एग्जिस्ट करता है। आप इहदे कहने हैं ना, बोर मॉडल भी तुसी पढ़ते हैं, तो तुसी ये कहने हैं कि जिहड़े न्यूक्लियस के अराउंड इलैक्ट्रॉन्स के एनर्जी लैवल्स है, एनर्जी ऑर्बिट्स है, उन्हां विच जदों इलैक्ट्रॉन हायर एनर्जी लैवल टू लोअर एनर्जी लैवल जंप करदा तां एक्सेस एनर्जी एमिट हुंदी है। हुण गल नूं समझ जाओ बेटा, जदों किसी भी न्यूक्लियस के बाहर इलैक्ट्रॉन्स के एनर्जी लैवल्स एग्जिस्ट करते हैं और उन्हें डिफरेंट एनर्जी लैवल्स दे विच इलैक्ट्रॉन हायर एनर्जी लैवल टू लोअर एनर्जी लैवल जंप करदा, तो जिहड़ी एनर्जी एमिट हुंदी है ना, वो या तां किस फॉर्म च हुंदी है, सुन लो, यूवी या विजिबल ते या इंफ्रारेड रेज। हुण इहदी एग्जांपल तुहानू याद आ जानी चाहिए है कि जे आपां सिर्फ हाइड्रोजन एटम स्पैक्ट्रम की गल करिए ना, हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम की, उहदे च तुसीं हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम की स्टडी करते हैं, लेमन सीरीज है, बामर सीरीज है, फास्टन है, ब्रैकेट है, पी फंड सीरीज है। तो तुसीं देखिया होएगा, याद भी रखना वा कि जिहड़ी लेमन सीरीज है, तो लेमन सीरीज के दौरान जदों भी इलैक्ट्रॉन हायर एनर्जी लैवल टू फर्स्ट ऑर्बिट च आके गिरदा वा, तो वो हमेशा अल्ट्रावायलेट रेज पैदा करदा, हमेशा अल्ट्रावायलेट रेज पैदा होंदी। तो लेमन सीरीज जिहड़ी है वो अल्ट्रावायलेट रेज का ओरिजिन है ना, उसके एग्जाम्पल बन गए। तो पर जदों आपां हाइड्रोजन स्पैक्ट्रम की एग्जाम्पल लैके गल समझ रहे हैं, जदों इलैक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के अंदर हायर एनर्जी लैवल टू सैकेंड एनर्जी लैवल पे आके जंप करता, तो बामर सीरीज का ओरिजिन हुंदा ना, तो बामर सीरीज हमेशा विजिबल रीजन च लाई करती है ना, वो नजर आती है रेडिएशन। ते बाकी जिहड़ियां तीन सीरीज है ना, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड, ये तीनों इंफ्रारेड रीजन च लाई करती। तो हुण तुसीं समझ गए कि जिहड़ा एटम है ना, एटम के अंदर जिन्ने भी इलैक्ट्रॉन्स के एनर्जी लैवल्स है, तो जदों भी इलैक्ट्रॉन हायर एनर्जी लैवल टू लोअर एनर्जी लैवल जंप करेगा, या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पैदा होएगी, या लाइट पैदा होएगी, या इंफ्रारेड रेज पैदा होंगी। तो इन्हां तिन्नां दा ओरिजिन की हो गया कि इलैक्ट्रॉन जदों ट्रांजिशन करेगा हायर टू लोअर एनर्जी लैवल। पर हुण वापस आप आ जाइए कि जिस तरह बेटा एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाहर इलैक्ट्रॉन्स के एनर्जी लैवल्स होंगे है ना, उदा ही न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स कौन होंगे हैं? न्यूट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स ते प्रोटॉन्स नूं असीं कॉमनली न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, तो न्यूक्लियॉन्स के भी एनर्जी लैवल्स होंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के भी एनर्जी लैवल्स एग्जिस्ट करते हैं, और जदों बेटा असी न्यूक्लियॉन्स की गल करते हैं, तो तुसी नोट कर सकते हैं कि जिहड़े न्यूक्लियॉन्स के एनर्जी लैवल्स है, उन्हां दी एनर्जी मैगा इलैक्ट्रॉन वोल्ट च हुंदी है, जबकि इलैक्ट्रॉन्स की एनर्जी लैवल की एनर्जी इलैक्ट्रॉन वोल्ट च हुंदी है। मतलब जिहड़े न्यूक्लियॉन्स है ना, वो न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रॉन्गली बाउंड है, तो उन्हां दी एनर्जी ज्यादा वा। तो जदों भी न्यूक्लियर
एनर्जी लैवल्स दे विच ट्रांजिशन हुंदी है, मतलब न्यूक्लियॉन हायर एनर्जी लैवल टू लोअर एनर्जी लैवल जंप करते हैं तो गामा रेज पैदा होंगी, तो गामा रेज पैदा होंगी है। तो गामा रेज का ओरिजिन की हो गया न्यूक्लियर ट्रांजिशन, तो जबकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन दैन यूवी रेडिएशन, यूवी दे विच ही आ गई है, लाइट विजिबल रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, इन तीनों का ओरिजिन की है इलैक्ट्रॉन ट्रांजिशन है ना, तो इलैक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। तो ये याद रखना तुसी। फिर बेटा जो असी गल करते हैं एक्सरेज की, तो एक्सरेज जो है वो बेसिकली कितना पैदा की जांदियां, तो वह एक मैथड है कि हाई स्पीड इलैक्ट्रॉन्स नूं, हाई स्पीड इलैक्ट्रॉन्स नूं जदों असी इकोदम रोकते हैं तो वही सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कागज कन्वर्ट हो जाती है एक्सरेज। तो हाई स्पीड इलैक्ट्रॉन्स नूं रोकण लई असी की यूज करते हैं, तो उहदे सामने असी हाई एटॉमिक नंबर टारगेट एटम प्लेस करते हैं। हुण हाई एटॉमिक नंबर टारगेट एटम का मतलब की है कि उस टारगेट एटम के जिहड़े बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स है वो अपने वाल आंदे हुए इस इलैक्ट्रॉन नूं रिपेल करेंगे तो उन्होंने स्लो कर देंगे, और जदों स्लो होएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगी और वो काहदे कन्वर्ट हो रही है एक्सरे एनर्जी दे कन्वर्ट हो रही है। तो जो एक्सरेज है वो कितना पैदा होंगी, फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन्स नूं स्लो डाउन करके, है ना। तो कितना स्लो डाउन करना, तो उस फास्ट मूविंग इलैक्ट्रॉन नूं इंसीडेंट करना हाई एटॉमिक नंबर टारगेट एटम के ऊपर। तो इस तरीके दे नाल एक्सरेज पैदा होंगी। तो जे आपां गल करिए माइक्रोवेव ते रेडियो वेव्स की, तो माइक्रोवेव्स नूं पैदा करने के लिए मैग्नीट्रॉन डिवाइस है और रेडियो वेव्स लई एलसी ऑसिलेटर है। तो एलसी ऑसिलेटर की हेल्प नाल रेडियो वेव्स पैदा होंदियां ते मैग्नीट्रॉन की हेल्प दे नाल माइक्रोवेव, है ना। तो ये आपां याद रख सकते हैं। फिर बेटा हुण जदों असीं गल करते हैं बैक टू प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव्स पे आ जाइए वापस, है ना। तो कल आप जिद्दां गल कीती सीगी कि जिहड़ी ईएम वेव है ना, तो वो बनी हुई है इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड से। ईएम वेव जिहड़ी आप ईएम वेव की गल कर रहे हैं साइनोसॉइडली वेरिंग इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड्स की बनी है। तो हुण गल नूं समझो पुत्तर, हर वेव जिहड़ी हुंदी है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ कोई भी वेव होए ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ एक टर्म जोड़ते हैं फ्रीक्वेंसी, एक टर्म जोड़ते हैं वेवलेंथ। हुण इत्थे गल सुनियो, फ्रीक्वेंसी ते वेवलेंथ ये किसी भी वेव के दो करैक्टरिस्टिक्स है, और फ्रीक्वेंसी ते वेवलेंथ का प्रोडक्ट स्पीड के बराबर होंदा है ना, ये याद रखना। वेव वेलोसिटी के बराबर होंदा, ये हमेशा लिए याद रख लो। हुण अगली गल भी सुन लो पुत्र, ध्यान दिओ, कोई भी जिहड़ी वेव है ना, वो चाहे मकैनिकल है चाहे ईएम वेव है, तो वो जदों पैदा होंदी है, एक बारी जदों वो प्रोड्यूस हो गई तो उस तो बाद उसकी थ्रू आउट फ्रीक्वेंसी कॉन्स्टेंट रहेगी। तो चाहे वो वेव एक तो दूजे मीडियम शिफ्ट हो रही है, एंटर कर रही है, तो उस वेव की फ्रीक्वेंसी से कोई फर्क नहीं पैना। किहदे ते फर्क पैना, वेव वेलोसिटी ते उसदी वेवलेंथ ते फर्क पैना। जदों भी किसी वेव ने एक तो दूजे मीडियम जाना, उसदी वेव वेलोसिटी ने चेंज करना, और वेव वेलोसिटी के चेंज होने के नाल वेवलेंथ ने भी चेंज करना, बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी है। तो किसी भी वेव की जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो उसदी सोर्स से डिपेंड करती, तो उसदी सोर्स की फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और एक बार वेव पैदा हो गई है तो उसकी जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है वो अनचेंज्ड रहेगी, चाहे वो किन्ने भी मीडियम नूं शिफ्ट करके मूव हो रही है ना। तो उसकी फ्रीक्वेंसी से फर्क नहीं पैना, और ये गल हर तरह की वेव लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ ईएम वेव लिए नहीं। वेलोसिटी लॉस नहीं कहना, वेलोसिटी चेंज।
है ना, वेलोसिटी चेंज होएगी। हुण जिद्दां मान लो कोई वेव है वो पहला कित्थे है, वैक्यूम च है, तो उहदी वेलोसिटी आपां ईएम वेव की गल कर रहे हैं, तो ईएम वेव की जिहड़ी वेलोसिटी है वो वैक्यूम च मैक्सिमम। तो अगर वो एंटर कर जाती है वाटर च तो उहदी वेलोसिटी डिक्रीज कर जाएगी। अगर वो वाटर तो ग्लास च एंटर कर जाती है उहदी वेलोसिटी होर डिक्रीज कर जाएगी। तो अगर वो ग्लास तो फिर वापस वैक्यूम च आ जाती है फिर वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो वेलोसिटी ने मीडियम के अकॉर्डिंगली चेंज होना और उहदे नाल नाल वेवलेंथ ने भी चेंज होना, बट फ्रीक्वेंसी हर मीडियम च सेम रहनी है। ये पॉइंट याद रखना। दूसरी गल बेटा, ईएम वेव के लिए थानू दस्सिया सीगा कि वैक्यूम च इन वैक्यूम असी न्यू और लैम्डा का प्रोडक्ट सी दे नाल लिखना वा, है ना, बाकी सारे मटीरियल मीडियम च वी लिखते हैं आप, है ना। तो ये पॉइंट याद रख लेना। तो ईएम वेव की गल। अच्छा, जदों भी तुसी फ्रीक्वेंसी नो 2 पाई नाल मल्टीप्लाई करोगे तो वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जदों भी तुसी वेवलेंथ जिहड़ी है 2 पाई नू वेवलेंथ नाल डिवाइड करोगे तो उसनू के असीं कह दिंदे आ प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो हर वेव दे नाल असीं एक टर्म जोड़ते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट के जिहड़ा वा उहदा मैग्नीट्यूड 2 पाई बाय लैम्डा है। ठीक है, हुण पुत्र याद रखना है। तो इहदा मतलब अगर थानू फ्रीक्वेंसी पता तो ओमेगा निकाल सकते हैं, अगर वेवलेंथ पता तो प्रोपोगेशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं, अगर प्रोपोगेशन कांस्टेंट पता तो वेवलेंथ निकाल सकते हैं, ओमेगा पता तो फ्रीक्वेंसी निकल सकती है। तो ये रिजल्ट हर वेव लई एप्लीकेबल। पर अगली गल जिहड़ी मैं दस्सण लगा पुत्र वो देखो, कोई भी जिहड़ी वेव है एनी काइंड ऑफ वेव है तो उन्होंने जदों भी असीं मैथमेटिकली एक्सप्रैस करते हैं ना तो उन्हें एक्चुअली बेटा किसी भी वेव ने आ वाला फार्मूला इस फॉर्म च होना वा, ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स की फॉर्म च। प्लस माइनस के एक्स, ओमेगा की है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के की है प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ते एक्स पता की है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। मतलब इतने आप मान के चलते हैं कि वेव जी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव हो रही, और टी की है एनी टाइम एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। हुण पुत्र गल सुनो, जदों असीं ईएम वेव्स की गल करते हैं तो ईएम वेव्स नूं असीं इदां लिखते हैं, हुण आ ध्यान रखियो, माइनस साइन उदों लेना पुत्र तुसी जे थोड़ी वेव पॉजिटिव एक्स वाल। इत्थे भी मैं एक गल दसदा, वो हर तरह की वेव लिए एप्लीकेबल है, भुलियो ना, माइनस और प्लस साइन है ना। जे ओमेगा टी प्लस के एक्स है, प्लस के एक्स है, इसका मतलब थोड़ी वेव नैगेटिव एक्स वाल जा रही। वो कंसैप्ट कितना याद रख सकते हैं बेटा, आ देखो आ जी टर्म है ना, दिस टर्म इनू असीं कहने आ फेज ऑफ वेव, वेव दा फेज। तो जिहड़ा फेज ऑफ वेव है वो कांस्टेंट हुंदा, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट हुंदा। किसी भी वेव का जिहड़ा फेज है ना उहदे दो पार्ट्स है, एक पार्ट टाइम डिपेंडेंट है, एक पार्ट पोजीशन डिपेंडेंट है। तो हुण देखो गल नूं सुनो पुत्र, थानू ना जिहड़ा फेज है, फेज ये याद रखना, किसी भी वेव का फेज हमेशा कांस्टेंट है, और उस फेज तो आपां की दस सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन केड़ी है। हुण गल नूं सुनियो, हुण जिद्दां मैं एक जनरल गल करन लगा, मान लो मैनू कोई कहे कि साडे कोल एक वेव है, तो उस वेव का एंपलीट्यूड है आर
ते वो sin ओमेगा टी प्लस के एक्स है ना, इदा लिखा भी ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दसो। तो पुत्र तुसी सब तो पहला हर वेव का फेज ध्यान च रखना। तो फेज इस एग्जांपल ओमेगा टी प्लस के एक्स है और ये हमेशा की रहना कांस्टेंट, ये कांस्टेंट रहना। हुण बेटा आ जिहड़ा पार्ट है टाइम ये हमेशा इंक्रीज करता है। तो अगर आ वाला पोर्शन इंक्रीज कर रहा तो इस पोर्शन को डिक्रीज होना पैना वा, क्यों? ताकि दोनों का सम कांस्टेंट रहे। तो आ पोर्शन डिक्रीज कितना कर सकता जेकर वेव नेगेटिव एक्स की तरफ है ना। तो अगर एक्स की वैल्यू घटे, एक्स की वैल्यू किधर को घटती है अगर वेव नेगेटिव एक्स वाल मूव कर दे। तो इसका मतलब जे आ वाली वेव है तो इसकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन नेगेटिव एक्स है। अच्छा, जे मान लो इसे माइनस के एक्स है तो फिर बेटा ओमेगा टी माइनस के एक्स कांस्टेंट है। हुण जदों टाइम का हमेशा इंक्रीज ही करना, जो टाइम ने इंक्रीज करना तो आ पोर्शन अगर इंक्रीज हो रहा तो इस पोर्शन को भी इंक्रीज होना पड़ेगा ताकि ये डिफरेंस कांस्टेंट रहे। तो एक्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो एक्स इंक्रीज किधर को करता अलोंग पॉजिटिव एक्स। अच्छा, जी मान लो इधर वाई है ना, तो आ कोई होर सिंबल आ जाता, ये सिंबल आप लिख देने सपोज ई सिंबल लिखता तो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वाई आ जाएगी, पॉजिटिव वाई है ना। इतने जेड भी आ सकती है, अकॉर्डिंग ही आंसर करना बड़े आराम ना। अच्छा, हुण अगर मान लो थोड़े सामने ये हर तरह की वेव लिए एप्लीकेबल है गल जी मैं दस रहा भी अगर थोड़े सामने इदा लिखा माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। तो हुण बेटा ਇਹਦਾ फेज माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट है। हुण जदों ਇਹਦੇ की कर सकते हैं तुसी माइनस नू कॉमन कट के फिर आंसर दे सकते हैं ना। तो अगर टाइम इंक्रीज करेगा तो एक्स नू डिक्रीज करना पड़ेगा। तो एक्स नू डिक्रीज करने का मतलब नेगेटिव एक्स है ना, ये याद रखना। तो अच्छा, हुण जिस तरह आ वाला केस माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स कांस्टेंट है फेज, तो टी ने जो इंक्रीज करना तो आ पोर्शन ज्यादा नेगेटिव होएगा तो इनू की होना पड़ेगा ज्यादा पॉजिटिव कि नहीं, ताकि डिफरेंस के घटना पड़ेगा, एक्स में इंक्रीज ही होना पड़ेगा। हाँ, तो एक्स इंक्रीज का मतलब एक्स इंक्रीज का मतलब पॉजिटिव एक्स है ना, पॉजिटिव एक्स। समझ आई गल कि नहीं? के एक्स माइनस इधर लिख लो और जो आ पोर्शन इंक्रीज करेगा तो इन्हें भी तो इंक्रीज करना पैना, तो पॉजिटिव एक्स है। तो इस तरीके जज करना पुत्र कि मतलब जो भी वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन दसनी है तो पूरा जो फेज है उन्होंने बाहर लिख लेना और वो कांस्टेंट के बराबर है। फिर आप टी के बारे देखना कि टी ने तो हमेशा इंक्रीज करना, तो टाइम वाली टर्म जो इंक्रीज करेगी तो वो नाल वाली टर्म नू इस तरह चेंज होना पैना कि दोनों का रिजल्ट कांस्टेंट रहे। तो वो अकॉर्डिंगली फिर तुसी आंसर करना है ना। तो जो भी किसी वेव नाल डील करते हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, हुण बेटा तो आप जनरली अगर इलैक्ट्रिक फील्ड नू इस फार्मूला नाल लिखते हैं तो फिर मैग्नेटिक फील्ड नू असीं इस फार्मूला नाल लिखांगे। वो क्यों
क्योंकि थानू दस्सिया ना कि इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड ईएम वेव दे इन फेज होंदे आ, तो दोनों का फेज सेम रहना। तो जे एदा फेज प्लस है तो एदा भी प्लस होएगा ना, जो भी एदा फेज है वही एदा रहना वा, इनू ध्यान च रखना पड़ेगा। और ईएम वेव दे आ जिहड़े है इलैक्ट्रिक ते मैग्नैटिक फील्ड, इन्हां दे एंपलीट्यूड की रेशो की आनी है, सी दे बराबर। कल दस्सिया सी ना, ये सी दे बराबर आना। ये रिजल्ट है जिहड़े तुहाडे टेस्ट ते चाहिए है। तो हुण बेटा जदों तुसीं गल करदे आ इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव की, तो मैथेमैटिकली इलैक्ट्रोमैग्नैटिक वेव का इलैक्ट्रिक फील्ड ते मैग्नैटिक फील्ड नूं रिप्रजेंट करन दा ये फार्मूला। अच्छा हुण एक गल होर सुनो, लोड़ तो नहीं पैंदी बट फिर भी देखो बेटा, टाइम टाइम ते ओमेगा ये दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज, ठीक है, पर पोजीशन ते के ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज होंदियां जनरली। तो क्योंकि इत्थे आपां मान के चल रहे हैं वन डायमेंशनल मोशन ऑफ वेव, मतलब वेव इको डायरेक्शन च जा रही है, बट कई बार जनरली खास करके जो आप जेई की गल करते हैं तो उत्थे बेटा फिर आप इसनों जो इदा लिखते हैं ओमेगा टी माइनस के डॉट आर, मतलब इतने तो सानू पता ना कि ये वेव अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रही है, बट अगर जी वेव है वो ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ना वाई है, ना जेड है, इन जनरल मूव कर रही है ना, तो उस केस के विच असीं के वैक्टर डॉट आर वैक्टर लिखते हैं। तो के वैक्टर डॉट आर वैक्टर दा रिजल्ट जिहड़ा के वैक्टर है ना, ये दो पार्ट्स बनने हैं, एक एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट ते जेड कंपोनेंट डॉट, है ना, डॉट एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के एक्स एक्स के वाई सॉरी प्लस के वाई वाई प्लस के जेड जेड। और मतलब ये उदों आना जो वेव जी है ना अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ना वाई ना जेड है ना, तो ये IIT लिए यूज होता बेसिकली फार्मूला। तो दूसरी गल बेटा जेड़ा के एक्स स्क्वेयर प्लस के वाई स्क्वेयर प्लस के जेड स्क्वेयर है, ਇਹਦਾ सम के स्क्वेयर के बराबर है, और के स्क्वेयर के के बराबर है 2 पाई बाय, ये रिजल्ट याद रख लेना। पर यूजुअली थोड़ी वेव जी है या अलॉन्ग एक्स एक्सिस होएगी या वाई या जेड, इस करके से इतने ही काम बन जाएगा है ना। अच्छा फिर देखो बेटा एक गल होर याद रखियो, ठीक है बेटा। फिर पुत्र एक पॉइंट आ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसके बारे थानू समझ होनी बड़ी जरूरी है, वो की है। देखो बेटा थानू दस्सिया सी कि पॉइंटिंग वेक्टर कोई भी वेव जी है वो की रिप्रेजेंट करती है, फ्लो ऑफ एनर्जी ते मोमेंटम, फ्लो ऑफ एनर्जी ते मोमेंटम दोनों नू ही रिप्रेजेंट करती। मतलब जे थानू कोई पूछे कि वेव दे एक तो दूसरी जगह ट्रांसफर होने नाल केड़ी टर्म है ना, केड़ी फिजिकल क्वांटिटी शिफ्ट हुई, एनर्जी भी हुई मोमेंटम भी हुई, ये याद रखना। अच्छा हुण
पॉइंटिंग वेक्टर की रिप्रेजेंट करता है? पॉइंटिंग वेक्टर रिप्रेजेंट करता कि फ्लो ऑफ एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एट एनी इंस्टेंट। फ्लो ऑफ एनर्जी जिहड़ा पॉइंटिंग वेक्टर है ना, ये की रिप्रेजेंट करता? फ्लो ऑफ एनर्जी या अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। भी किसी टाइम से कितनी एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया फ्लो कर। और मैथमेटिकली जिहड़ा साडा पॉइंटिंग वेक्टर है ना पुत्र, वो की रिप्रेजेंट, वो कितना पूरा रिलेशन है? ई क्रॉस एच। एच मैग्नेटाइजिंग फील्ड हुंदा ना, ते वैक्यूम इन वैक्यूम तो आपां नूं पता बी के बराबर हुंदा? म्यू नॉट एच। तो आपां एच की जगह की लिख सकते हैं? बी बाय म्यू नॉट है ना इसे, तो एच बन जाएगा ई क्रॉस बी बाय म्यू नॉट। म्यू नॉट का स्केलर ही है ना, वो दोनों के नीचे भी आ सकता, या 1 बाय म्यू नॉट ई क्रॉस बी। पॉइंटिंग वेक्टर की रिप्रेजेंट कर रहा किसी मूवमेंट की कितनी एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया ट्रांसफर हुई है ना, और उन्होंने निकालने का फार्मूला ये है। हुण गल नूं सुनो पुत्र, इत्थों एक गल होर नोट करो। हुण जिद्दां मान लो मैनूं कोई कहे, लिसन, कि इलैक्ट्रिक फील्ड दी डायरेक्शन है से पॉजिटिव जेड एक्सिस। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड एक्सिस ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है सपोज माइनस आई कैप, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस। गल हुण समझो पुत। तो अगर मैनू ईएम वेव दे नाल जुड़े हुए इलैक्ट्रिक ते मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता वा, तो मैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कितना दसांगा? इस रिजल्ट को क्रॉस प्रोडक्ट तो आनी है। ठीक है, हुण क्रॉस प्रोडक्ट तो कितना आएगी? तो आ है के वेक्टर क्रॉस माइनस आई कैप। हुण थानू समझ होनी चाहिए कि थानू पता होना चाहिए क्रॉस प्रोडक्ट के रिजल्ट कि के क्रॉस आई जे कैप हुंदा है ना, के क्रॉस आई जे कैप हुंदा। तो इत्थे आई की जगह माइनस आई है, वो माइनस बाहर आ गया, तो के क्रॉस आई जे हो गया, तो माइनस बाहर वाला माइनस जे कैप। तो इसका मतलब अगर किसी भी ईएम वेव का इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के कैप है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस आई कैप है, तो उहदे करके एनर्जी की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन किधर नूं है? माइनस जे कैप, नेगेटिव वाई है। तो ये फार्मूला उत्थे तुहाडे काम आएगा भी अगर थानू एस वैक्टर, ई वैक्टर, बी वैक्टर तिन्ना विचों दो डायरेक्शन पता, तो तीसरी तुसी इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो ये समझ आ रही है पुत्र? हर जशन लक्ष्य, मोहनदीप, अर्शिया गुलाटी,